नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सबमरीन को लेके, और अभी हम वापस प्रोजेक्ट 75I के अंदर भारत को ऑफर किए गए सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली इसको लेके मैंने आप सभी को बताया था कि अभी इस टेंडर में जर्मनी और स्पेन दोनों ही इंडियन नेवी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर ऑफर की बात करें तो अभी भारत को स्पेन की तरफ से जर्मनी के मुकाबले बेहतर ऑफर दिया जा रहा है, जबकि भारत का झुकाव जर्मनी के सबमरीन की तरफ थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अभी एक बार फिर से स्पेन की नवंतिया ग्रुप की तरफ से प्रोजेक्ट 75I टेंडर में एक नए ट्विस्ट को लाने की कोशिश किया जा रहा है। अब तक इस टेंडर में सबमरीन को टीओडी के साथ भारत को ऑफर किया गया था, लेकिन अभी स्पेन की तरफ से अपनी S80+ क्लास की सबमरीन के साथ अपनी बेस्ट AIP सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरीके से भारत के साथ शेयर करने का ऑफर दिया जा रहा है, जिसे भारत न सिर्फ अपनी प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनाए जाने वाले सबमरीन में इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि आगे चल के बनाए जाने वाले सबमरीन जैसे कि प्रोजेक्ट 76 के अंदर बनने वाले सबमरीन में भी इस्तेमाल कर सकता है। अब स्पेन की AIP सिस्टम की बात करें तो इसे बाय इथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी कि शॉर्ट में बेस्ट AIP सिस्टम कहा जाता है। ये एक 3rd जनरेशन की AIP सिस्टम है जो कि स्पेन के मुताबिक किसी भी एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल सबमरीन के मुकाबले या AIP सिस्टम के मुकाबले बेहतर एंड्योरेंस को प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ तक कि स्पेन का क्लेम है कि जर्मनी की तरफ से भी भारत को जो सबमरीन ऑफर किया जा रहा है उसके मुकाबले भी बेहतर एंड्योरेंस को प्रोवाइड कर सकता है। इस AIP सिस्टम में बाकी AIP सिस्टम की तरह हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर या लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके सबमरीन के अंदर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस वजह से सबमरीन के अंदर सेफ्टी काफी हद तक इंप्रूव होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल होता है और इससे सबमरीन में लिक्विड फॉर्म में रखने से या स्टोर करने से काफी खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अभी स्पेन की तरफ से जिस AIP सिस्टम को भारत को ऑफर किया जा रही है दुनिया का सबसे एडवांस जनरेशन का AIP सिस्टम है, और यहाँ तक कि ये DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम से भी एक जनरेशन आगे है। तो इस वजह से अभी इस टेंडर में स्पेन का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। रिसेंटली इंडियन नेवी को नीलगिरी क्लास की पहली फ्रिगेट को हैंडओवर किया गया था, जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाया जाने वाला पहला वेसल है। इसको जनवरी 2025 में ऑफिशियली इंडियन नेवी में कमीशन किया जाने वाला है, लेकिन इसी बीच इस वेसल को लेके एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। आमतौर पर इंडियन नेवी के लिए जितने भी वेसल बनाए जाते हैं उन सभी में मैक्सिमम वेसल को भारत की तरफ से इंडिजिनसली डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले कई पार्ट जैसे कि इंजन हो जाए, रडार हो जाए, गन माउंट हो जाए, इन सभी को अलग अलग देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी पहली बार प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाए जाने वाले मॉडर्न फ्रिगेट में एक इंडिजिनस 76 mm की सुपर रैपिड गन माउंट को इंस्टॉल किया गया। इन गन्स की खास बात यह कि इनको VHAL की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया, और ये एक मल्टीपर्पज गन होने वाला जिसे अलग अलग तरह के नेवल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस गन को शिप के एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया, जो कि बोथ सरफेस और एयर टारगेट को प्रिसाइजली ट्रैक और हिट करने में सक्षम होने वाला है। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल डार्ट एमुनिशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि स्वार्म ड्रोन्स के अगेंस्ट में काफी इफेक्टिव होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके अलावा इस गन में प्रोग्रामेबल एमुनिशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हाईली मूविंग टारगेट जैसे कि इनकमिंग मिसाइल्स को और बॉम्ब्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ओवरऑल ये गन इंडियन नेवी के लिए एक ट्रूली मल्टीपर्पज सिस्टम होने वाला है, वेपन होने वाला है, जो कि बहुत ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए सक्षम होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। किसी भी आर्मी के लिए मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है, और इसके लिए व्हीकल काफी मायने रखते हैं। अभी के लिए इंडियन आर्मी के पास अप्रोक्सीमेटली अलग अलग कैटेगरी में 15,000 से भी ज्यादा ट्रक्स और व्हीकल मौजूद है, जिनको लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हर कॉम्बैट व्हीकल की तरह इनको भी टाइम आने पर रिटायर करना पड़ता है और बदले में नए व्हीकल को इंडक्ट करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल व्हीकल के बदले इंडियन आर्मी की तरफ से अभी EVs पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया था, लेकिन इनिशियली आर्मी की तरफ से नॉन कॉम्बैट ऑपरेशन में ही EVs को इंडक्ट करने का फैसला किया गया था, और इनिशियली इनको इस्तेमाल करने के बाद अब आर्मी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि EVs टेक्निकली कभी भी पेट्रोल और डीजल व्हीकल को रिप्लेस करने के लिए सुइटेबल नहीं होने वाले। इसके मेजर कारण की बात करें तो आर्मी के मुताबिक पहले तो EV महंगे पड़ते हैं, इसके अलावा ओवरऑल इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट एक नॉर्मल व्हीकल से भी काफी महंगा होता है। साथ ही हर जगह पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक मौजूद नहीं है, और आर्मी कोई सिटी में ऑपरेट नहीं करने वाली है जहां पर इजीली चार्जिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा सकेगा। इस वजह से अभी आर्मी की तरफ से फ्यूचर में अपनी मेजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को
ईवीज के बदले हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल पर शिफ्ट करने का प्लान किया जा रहा है। हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल या ट्रक्स को फ्लेक्सी फ्यूल कैपेबिलिटी के साथ डिजाइन किया जा सकता है, जो न सिर्फ हाइड्रोजन पर ऑपरेट कर सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर ये डीजल या पेट्रोल जैसे कन्वेंशनल फ्यूल के ऊपर भी स्विच कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जहां सप्लाई लाइन इजीली डिसरप्ट हो सकती है या डाइवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी सिग्निफिकेंट हाई हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो ये डीजल और पेट्रोल व्हीकल की तरह ही होने वाली है। और हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल की फर्दर डेवलपमेंट को लेकर पहले से हमारी रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। अगला अपडेट नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की तरफ से, और अभी हम 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले से ही कई देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है और चाइना के पास तो अभी दो 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है। और अभी चाइना की तरफ से एक बार फिर से फाइटर जेट की डेवलपमेंट में एक और बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर लिया गया, क्योंकि रिसेंटली चाइना की तरफ से अपनी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट करने की बात सामने आई है। ट्विटर या एक्स पर सर्कुलेट हो रहे वेरियस इमेजेस और वीडियोज के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी अपनी पहली 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए इमेजेस से एक ऐसे एयरक्राफ्ट को दिखाती है जो परफेक्टली फ्लैट और ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन के साथ है और इसमें ट्रेडिशनल वर्टिकल स्टेबलाइजिंग फिन मौजूद नहीं है। यह डिजाइन 6th जनरेशन फाइटर जेट की एक्सपेक्टेड फीचर के साथ थोड़ा मैच करता है, जो कि स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक को एनहांस करते हुए रडार क्रॉस सेक्शन को मिनिमाइज करता है। इस तरह के कन्फिगरेशन हाई स्पीड और हाई अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जनवरी 2019 को चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के चीफ डिजाइनर वांग फेंग की तरफ से पब्लिकली ये बात एक्नॉलेज किया गया था कि चाइना की तरफ से अभी एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है या चाइना की तरफ से इस पर काम किया जा रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओमनी डायरेक्शनल सेंसर्स और एनहांस्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ आने वाली है और इसे 2035 तक प्रोडक्शन में एंटर करने का प्लान किया गया था। तो अभी उम्मीद किया जा सकता है कि ये वही एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसे चाइना की तरफ से पिछले कई सालों से डेवलप किया जा रहा है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट एक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा या एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट होगा, इसको लेके अभी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अभी तक चाइना की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया। और साइज में ये एयरक्राफ्ट काफी बड़ा दिख रहा है, जो कि वीडियोज में J-20 के साथ उड़ान भर रहा है, जहां पर ये J-20 से लगभग 2 गुना या उससे ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन जब तक ऑफिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होता है तब तक सही डाटा प्रोवाइड करना संभव नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट और यूके जैसे देशों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा वेकअप कॉल होने वाला है, क्योंकि अगर चाइना इतनी तेजी के साथ 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहा है तो ये आगे चल के सभी के लिए काफी सारे चैलेंजेस को क्रिएट करने वाला है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेकर, और अब ड्रोन्स आजकल बड़े चर्चे में रहते हैं और ड्रोन वॉरफेयर इन्फेंट्री वॉरफेयर या टैक्टिकल वॉरफेयर का एक मेजर पार्ट बन चुका है। इंडियन आर्मी में भी अलग अलग रोल के लिए कई तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनमें से अभी हम सिर्फ स्विच यूएवी के बारे में बात करने वाले, जिसको आइडिया फौज की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिनको रिसेंटली 1 साल पहले इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया था। स्विच यूएवी एक फिक्स स्ट्रिंग वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबल यूएवी है, जो कि इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए टैक्टिकल रिकॉनेंस ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था और इनको एलओसी और एलएससी दोनों रीजन में डिप्लॉय किया जा चुका है। लेकिन अभी इस ड्रोन के साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जो कि इन ड्रोन्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क को क्रिएट कर रहा है। बात यह कि 24 अगस्त 2024 को इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी स्विच यूएवी को ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन सुबह के 9:25 के आसपास ये ड्रोन अचानक से एलओसी पार करके पाकिस्तान के साइड चला जाता है। इनिशियली ऐसा लगा था कि सब टेक्निकल मैलफंक्शन की वजह से हुआ था और ये ड्रोन गलती से पाकिस्तान के साइड में चला गया था, लेकिन अभी इसको लेके कुछ और ही पर्सपेक्टिव सामने आ रही है। अभी ऐसा संदेह किया जा रहा है कि ड्रोन पाकिस्तान की साइड जाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ भी हो सकता है और स्पेकुलेशन के मुताबिक शायद पाकिस्तान की तरफ से जानबूझकर भारत की इस ड्रोन को हाईजैक किया गया था और इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से हमारा संपर्क ड्रोन के साथ टूट गया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को ओवरराइड किया गया था और इसे अपने साइड ले लिया गया था, क्योंकि जब ड्रोन पाकिस्तान के साइड में चला गया था तो उसके तुरंत बाद ही इंडियन आर्मी की तरफ से हॉटलाइन पर पाकिस्तान के साथ बातचीत किया गया था और ड्रोन को वापस करने के लिए कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस ड्रोन को वापस ना करके इसे फर्दर एग्जामिनेशन के लिए हेडक्वार्टर को फॉरवर्ड कर दिया गया था। अब अगर ये स्पेकुलेशन सच होता है और स्विच ड्रोन को या यूएवी को हाईजैक किया जा सकता है तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आगे चल के हमारी ड्रोन को हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।